तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का अगला पार्ट जो हमारी सीरीज थी आजादी के बाद का भारत, उसका अगला पार्ट। अब हम देखेंगे कि हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका देश में क्या योगदान था, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। वह उनके समय में जब वह प्रधानमंत्री बने तो उनके समय देश में क्या दिक्कतें थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने देश को इससे किस प्रकार निजात दिलाई यानी उबारा। देश वह आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें कहा जाता है। वह देश के शिल्पकार थे नेहरू जी, देश के शिल्पकार कहा जाता है। सो इनके परिवार के बारे में या इनके लाइफ स्टाइल या इनके बचपने के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, यही प्रयागराज इलाहाबाद में। इनका पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो हाई कोर्ट में वकील थे। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे यानी मुखिया थे। इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी, जो काफी पढ़ी लिखी महिला थी। यथा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के अकेले बेटे थे। सो इनके जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनकी यह इच्छा थी कि अपने बेटे को उच्च शिक्षा दी जाए, जिसके लिए इन्हें भारत के आला स्कूलों में या विश्व के आला स्कूलों में इनका एडमिशन कराया गया, इन्हें अच्छी शिक्षा दी गई। जब ये विदेश गए तो वहां पर इन्होंने लगभग 7 साल पढ़ाई की। अतः एक बार लंदन के कैम्ब्रिज कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की। इनके बारे में एक किस्सा है कि जब ये लंदन में रहते थे तो इनके कपड़े पेरिस से धोकर आया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे विदेश में तो इनके साथ एक बार थोड़ा सा भेदभाव कर दिया। भेदभाव कैसा था, यूनिवर्सिटी के कई सारे लड़के थे जो विदेशी थे, इनको कार में बैठाने से इनकार कर दिया और इनकी थोड़ी इंसल्ट ही कर दी थी। इनके दिल में बहुत ज्यादा ठेस लगी थी, जिसके लिए इन्होंने पिता को पत्र लिखा था। और जब पत्र लिखा पिता को तो उस वक्त क्या हुआ कि पिता ने कहा ठीक है, अच्छा हम इसका समाधान करते हैं। और इनकी जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें पढ़ते थे कैम्ब्रिज कॉलेज, उसमें 4 गेट थे। चारों गेट पर एक एक कार खड़ी करा दी। कहा जा बेटा, जिससे निकलेगा तुझे उस पर कार मिलेगी। इनके पिता इन्हें इतना प्यार करते थे, अतः इन्होंने वहां रहकर 7 साल अपनी शिक्षा पूरी की। इन 7 सालों में इन्होंने वहां के समाजवाद व राष्ट्रवाद को समझा। जब ये 1912 ईस्वी को भारत आए, 1912 में जब ये भारत लौट कर आए तो इन्होंने भारत में वकालत शुरू की। यानी जब इलाहाबाद आए तो यहाँ वकालत शुरू की, लेकिन वकालत इनको जमी नहीं। अच्छे वक्ता थे ये, अच्छा नेतृत्व किया करते थे, इनको वकालत ज्यादा मजा नहीं है। ये धीरे धीरे करके कांग्रेस की ओर इनका झुकाव बढ़ता गया। अपने पिता कहा करते थे पिताजी, इनके पिता नरम दल के नेता थे। उस वक्त कांग्रेस 2 भागों में थी, कांग्रेस नरम दल और गरम दल। तो क्या था कि इनके पिता कहते थे पिताजी ये नरम दल में कुछ नहीं मिलेगा, आप गरम दल के नेता बन जाइए और गरम दल में शामिल हो जाइए, जिससे देश को आजादी मिल सकेगी। तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। फिर ये नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और अपनी जो कैप थी, रॉक शौक, फुर्रेबाजी, सिगार पीना, ये वो इनके बहुत उच्च लेवल की, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल के थे, वो सब त्याग कर इन्होंने धोती कुर्ता अपनाया व देश की राजनीति में कूद पड़े। कई बार जेल भी गए। 1919 में इन्होंने अपनी वकालत छोड़ी व कई बार जेल भी गए गांधी जी के चक्कर में, लेकिन देश के लिए समर्पित हो गए, लगे रहे। और धीरे धीरे करके वो समय आ गया जब कांग्रेस 2 भागों में टूटने वाली थी, यानी गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता जो अध्यक्ष थे मेन, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरम दल के इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, जो दोनों बाप बेटे अलग अलग थे। पिताजी पुत्र ये कहता था सही है गरम दल, और पिता कहते थे नहीं नरम दल सही है। धीरे धीरे करके जो गरम दल थी वो आगे बढ़ गई, नरम दल थोड़ा सा रुक गई। जिसके बाद धीरे धीरे चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बार इस जो गरम दल था इसके अपने गरम मिजाज के कारण, वह पार्टी के गरम मिजाज के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा, जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन डटे रहे। जब धीरे धीरे करके आजादी का समय आया 15 अगस्त 1947 को, तो इन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री चुन लिया गया। देश का जब पहला प्रधानमंत्री चुन लिया गया तब इनके जीवन में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या देश की उस समय क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी,
उन सारी समस्याओं से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को कैसे उबारा, ये हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब आज़ादी तो ठीक ठाक चल ही रही थी, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, आज़ादी हो चुकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, धीरे धीरे देश को संवारा जा रहा था, उबारा जा रहा था, चारों ओर शांति का माहौल था। इसी बीच अब 5 साल जब नेहरू जी के धीरे धीरे करके पूरे हो गए, इसी प्रकार उतार चढ़ाव करते, अब था राज्य जो थे, कई राज्य कह रहे थे हमारा बंटवारा चाहिए, क्योंकि देश का नक्शा उस समय कुछ अलग था, आज कुछ अलग है और आगे चल के कुछ अलग भी हो सकता है। मतलब राज्यों का बंटवारा, पहले कम राज्य थे, फिर उनको धीरे धीरे कहा गया नहीं हमारे भाषा के आधार पे बदलो, फिर कहा कोई हमारा धर्म के नाम पे बदलो, जैसे धर्म के नाम पे पाकिस्तान अलग देश है बनवा लिए थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रचार के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर राज्य में गए 27 दिसंबर 1951 को, तो इनका जोरदार विरोध किया गया, इनको काले झंडे दिखाए गए व इनको यहाँ से कहा गया नेहरू वापस जाओ, नेहरू वापस जाओ। नेहरू जी ने काफी भैया मशक्कत की, अरे सुनिए सुनिए बात तो सुनिए, कहा अरे कोई सुने नहीं, नेहरू जी को छोड़कर जाना पड़ा। नेहरू जी जब पार्टी छोड़ करके, यानी जो अपनी सभा थी उसको छोड़ करके इनको वापस जाना पड़ा। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय कई जो राज्य थे वह भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने की मांग कर रहे थे। नेहरू जी आंध्र प्रदेश की मांग को अस्वीकार कर दिया, वहीं तेलंगाना जो था प्रदेश उसकी मांग को कहा कि ये सही है, जिसके कारण हिंसा भड़क गई थी। हिंसा वही जो आंध्र प्रदेश था उसी में गुटरू राज्य था, जिसके कारण भैया हिंसा जब भड़क गई तो अब समस्या बढ़ गई। अब समस्या जब बढ़ गई तो इसके लिए नेहरू जी ने निर्णय लेने के लिए इन राज्यों का कैसे बंटवारा किया जाए भैया, इसलिए निर्णय लेने के लिए नेहरू जी ने एक गठन आयोग किया है, मतलब एक टीम बनाई। एक जब टीम बनाई तो उसको ये कहा गया भैया आप पता लगाओ क्या क्या कैसे करना है। 1948 को बनाई थी तो ये जो पार्टी, जब नेहरू जी ने यह आयोग गठित किया तो उसने अपनी रिपोर्ट जब नेहरू जी को दी तो उन्होंने यह बताया कि भाषा के आधार पर राज्य का जो बंटवारा है वह सही है, लेकिन इसका जो पुनर्गठन किया जाएगा वह गलत है, जिससे कोई संतुष्ट ना था। अब ये रिपोर्ट तो भैया खारिज कर दी गई, हटाओ इसको। अब नेहरू जी ने दूसरा आयोग बनाया, दूसरी टीम बनाई, जिसके वह स्वयं अध्यक्ष बने, वह सरदार पटेल को व वीपी मेनन को शामिल कर लिया, जिसका नाम दिया गया जेवीपी। अब नेहरू जी का असली खेल शुरू हुआ। नेहरू जी ने जो आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, उनसे कहा कि थोड़ा नरमी से पेश आइए अपनी जनता के साथ, आप बड़ा गलत करते हैं, उनको भड़काने का काम करते हैं, ये वो कहा। अब नेहरू जी की कमेटी धीरे धीरे काम कर रही थी। जब उनकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि तेलुगु जो तेलंगाना भाषा वाले राज्य है उसकी मांग सही है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का बंटवारा तभी होगा जब ये मद्रास की मांग छोड़ दे। आंध्र प्रदेश के जो नेता थे, जो थोड़े थोड़े राजदल थे, वो उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश को राज्य घोषित किया जाए, वह मद्रास को उसकी राजधानी। अब जो ये कमेटी थी जेवीपी, इसने कहा कि अगर आंध्र प्रदेश हम राज्य तभी घोषित कर सकते हैं अलग जब ये अपना आंध्र प्रदेश की मद्रास की मांग को छोड़ दे। अब समस्या बढ़ गई भैया। इधर नेहरू जी बोले कि भाषा के आधार पर हम बंटवारा तो नहीं कर सकते, इसको 10 साल के लिए छोड़ देंगे, बंटवारा करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन 10 साल के बाद करेंगे, अभी के लिए हम टाले दे रहे हैं। तेलुगु की मांग को सही बताया, वह आंध्र प्रदेश के सपने को चूर चूर कर दिया। अब और ज्यादा समस्या हो गई। इसी बार दूसरी तरफ जो थे आंध्र प्रदेश के जो नेता थे, प्रमुख नेता टी प्रकाशम, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम कांग्रेस छोड़ देंगे, हम वो किसान यूनियन पार्टी में शामिल हो गए। अब भैया जोरदार तमाशा स्टार्ट। जब तमाशा स्टार्ट हो गया, चारों तरफ हिंसा भड़की, लोग दौड़ रहे हैं। जिम्मेदार नेहरू जी ने कहा कि ये जो आंध्र प्रदेश की मांग करवा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में इतने दंगे हो रहे हैं, इस सब के लिए जिम्मेदार हैं टी प्रकाशम। लेकिन जनता कहाँ सुने, जनता तो टी प्रकाशम के पीछे थी। कोई भी नेहरू जी का दांव काम नहीं आया। लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था कि तमिल भाषा वाले बोले कि हम तमिल भाषा के आधार पर अपने राज्य का बंटवारा चाहते हैं, वह दूसरी तरफ और इधर चुनाव प्रचार के लिए, यही जब ऊपर मैंने बताया, चुनाव प्रचार के लिए जब नेहरू जी इसी राज्य आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो इनको भागना पड़ता है। फिर भी नेहरू जी डगमगाते नहीं, कहते हैं ऐसा नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए मैं टाल दूंगा, लेकिन ये मांग आपकी सही है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब 22 मई 1900 चुनाव का रिजल्ट आया तो नेहरू जी को अच्छी जीत तो मिली, बहुत अच्छी जीत मिली, लेकिन
इन्हें उन राज्यों में जिनका भाषा के आधार पर जिनमें बंटवारा चल रहा था वहां इन्हें 143 में से मात्र 43 सीटें मिली, जिसपे नेहरू जी को काफी धक्का लगा, लेकिन वो डगमगाए नहीं क्योंकि इस बार वो हारे नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़े नेता थे भैया। वही राज्य नहीं दिए जिनका विवाद था, बाकी राज्य तो उनको फुल वोट मिला, नेहरू जी जीत गए। इधर जो पुट्टी रमन थे, आंध्र प्रदेश के नेता थे, जो मांग कर रहे थे कि हमको आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाया जाए, वह मद्रास उसकी राजधानी बनाया जाए, कहे कि नहीं मैं भूख हड़ताल कर। नेहरू जी कहे जाइए बैठ जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे भूख हड़ताल कीजिए चाहे जो कीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब वो जब भूख हड़ताल में बैठ गए तो नेहरू जी ने चारों तरफ हिंसा भड़कने लगी, कोई भाई दह संस्कार कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, सब आगजनी कर रहे हैं लोग, काफी भड़कती रही हिंसा, 4-5 दिन तक यही हालत रही। नेहरू जी ने कहा कि लगता है आंध्र प्रदेश की मांग मांगनी पड़ेगी, लेकिन तभी जब ये मद्रास की मांग छोड़ दे अब और ज्यादा समस्या होगी। धीरे धीरे करके टी प्रकाशम ने अपनी जान छोड़ दी। टी प्रकाशम नहीं थे, पुट्टी रमन ने अपनी जान गवा दी भूख हड़ताल में। अब चारों तरफ हिंसा बढ़ गई, इतनी ज्यादा मार काट हुई, कई दिनों तक, कई सप्ताह तक यही हिंसा जारी रही, चारों तरफ दंगे फसाद होते रहे। धीरे धीरे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा अच्छा आंध्र प्रदेश की मांग को उचित ठहराते हैं, वह उसकी राजधानी मद्रास को ये बनाएंगे, मान लिया गया। अब जब ये मान लिया तो मुंबई भी स्टार्ट हो गई। मुंबई ने कहा, मुंबई के जो नेता थे उन्होंने कहा कि मुंबई को एक अलग राज्य बनाया जाए, महाराष्ट्र से अलग किया जाए, गुजरात को भी अलग राज्य बनाया जाए, वो हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाना है। अब समस्या बढ़ गई कि अगर हम भाषा के आधार पर भैया बंटवारा करेंगे तो बंटवारा करते ही रहेंगे। चारों तरफ हिंसा हो गई, कई मारकूट हुए, दंगा फसाद हुए। अब मोरारजी देसाई ने यह कहा कि मुंबई को अलग राज्य बनाया जाए, महाराष्ट्र से अलग किया जाए, भाषा के आधार पर हमें बंटवारा चाहिए, गुजरात को अलग राज्य बना दिया जाए। और ज्यादा समस्या इस कारण मोरारजी देसाई से उनके घर पर पत्थरबाजी हुई और वो घायल भी हो गए। इस सारी हिंसा को शांत करने के दौरान जब पुलिस ने अपना दूसरा पक्ष रखा, पुलिस ने जब लाठीचार्ज की, वह फायरिंग की, जिसमें 80 लोग घायल हो गए, वह हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई सारे लोग घायल हो गए, जिसके बाद समस्या और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे सारी हिंसाओं को शांत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई राज्यों को उचित ठहराया व कई राज्यों को अगले सत्र में टाल दिया कि जब समय आएगा, उचित समय आएगा, तब इनका बंटवारा किया जाएगा। और धीरे धीरे करके सारा समय चलता रहा, हिंसा कम हुई और धीरे धीरे आज का नक्शा और भारत का नक्शा धीरे धीरे बदल रहा था। भारत में पहले कम राज्य थे, अब राज्यों की संख्या बढ़ रही थी, इतने राज्य बन चुके थे, फिर भी राज्यों की मांग और की जा रही थी। अब धीरे धीरे सारा मामला शांत हो चुका था, सारे राज्य बढ़ चुके थे, सब कुछ शांत हो चुका था भाषा के आधार पर, अब सब कुछ सही चल रहा था। नेहरू जी ने कहा ये भारत है, भारत रहने दें, इसे राज्य न बनाए। ऐसे करके नेहरू जी का भाषण शांत हुआ। जब सब कुछ शांत हो गया था तो अब अगला बदलाव क्या था? अब राज्यों को तो भैया बंटवारा हो गया, अगला बदलाव क्या था? अगले बदलाव को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जिसे कहते हैं हिंदू कोड बिल। यानी हिंदू कोड बिल क्या था? समाज में सुधार, यानी जो स्त्री पुरुषों के बीच का भेदभाव था उसको मिटाने के लिए जो बिल लाया गया था, उस पे काफी विवाद हुए। उस विवाद को समझेंगे, वह किसके द्वारा लाया गया था और कब पास किया था और क्यों पास किया गया था और कैसे पास किया गया था। मिलता हूं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।